नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ध्यान से आपको एक एक प्रश्न पढ़ने हैं। चार ऑप्शन उसके नीचे हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, इसके सदस्य कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य या संसद के सदस्य। तो आपको इनमें से देखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो होती है उसके सदस्य कौन होते हैं। मैं आपको बता दूं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एनडीसी के सदस्य होते हैं। यानी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ से हम बात करें कि एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं, एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह जो पद होता है अध्यक्ष का पदेन होता है, और एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत में लागू होने वाली जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका जो अनुमोदन किया जाता है, लास्ट जो अनुमोदन किया जाता है अंतिम रूप से, वो एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी भ्रमण को संरक्षण प्रदान करता है? पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, विदेशी भ्रमण की बात की गई है। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आप विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के और अनुच्छेद 19। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो आपको विदेशी भ्रमण की छूट देता है। तो वो अनुच्छेद आपका आता है 21 क। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क है, वो आपको भारत के नागरिकों को विदेशी भ्रमण की छूट प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के बारे में हम यहाँ से बात करें तो इसी अनुच्छेद में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है, जो भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। यह शिक्षा का अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत दिया गया। इसके अलावा 21 क जो अनुच्छेद है, यह सार्वजनिक फांसी पर रोक लगाता है। किस पे रोक लगाता है? सार्वजनिक फांसी पर। यानी इसी अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर फांसी नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 21 क के प्रावधानों के बारे में हम बात करें तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21 क में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इसी के तहत आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत स्कूलों में निजी जो विद्यालय होते हैं उनमें 25% जो एडमिशन होते हैं वो आरटी के तहत होते हैं। तो वह जो प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद में किया गया है। इसके अलावा यह अनुच्छेद है वो आपको विदेशी भ्रमण का संरक्षण प्रदान करता है, यानी इसी अनुच्छेद के तहत आप विदेशों में घूम के आ सकते हो। इसके अलावा यही जो अनुच्छेद है वो सार्वजनिक फांसी पर रोक लगाता है, यानी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पे फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी है वो एकल तौर पे दी जा सकती है। इसका प्रावधान है वो भी अनुच्छेद 21 क में किया गया है। और विदेशी भ्रमण और सार्वजनिक फांसी पे रोक, इसके अलावा और अनेक मुद्दे हैं जो इस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। वो जोड़े गए थे 1978 में। 1978 में मेनका गांधी विवाद जो हुआ था, मेनका गांधी विवाद के बाद में ये विषय वो अनुच्छेद 21 क में जोड़े गए थे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है? यानी आपके सामने जो चार ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि इनमें से एक जो व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है जो सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदस्य नहीं होते हुए भी वो सदन की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो देखो इसका उत्तर मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर होगा क्या नंबर, उपराष्ट्रपति। अब बोले सर उपराष्ट्रपति कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता,
लेकिन उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि यह अपने संविधान में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर हम बात करें तो ये लिया गया है अपने संविधान में अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद लेने के बाद में पता चला कि उपराष्ट्रपति का तो संविधान में कोई काम ही नहीं है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में अगर बात की जाए तो भारत के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें उपराष्ट्रपति का पद हो। संसदीय शासन व्यवस्था में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें उपराष्ट्रपति का पद है। यह अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति वह व्यक्ति होता है जो सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? यानी कि भारत में अगर बात करें कि जनगणना सब प्राचीन काल में जनगणना है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं भारत में प्राचीन समय की जो जनगणना प्रारंभ हुई थी वो मौर्य काल से प्रारंभ हुई थी। किस काल से प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल से। मौर्य काल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। नाम आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के एक दरबारी हुए जिनका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और इसी इंडिका पुस्तक में मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के पाटलिपुत्र नगर की जनसंख्या का उल्लेख इसमें किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत में जनगणना के प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपको मिलते हैं मौर्य काल से। कहाँ से मिलते हैं? मौर्य काल से। इसके अलावा जनगणना के बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ से हम बात करें कि आधुनिक भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो आधुनिक भारत की जनगणना वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आधुनिक भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मेयो के बारे में बात करें तो आपको ज्ञात होगा जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो वही गवर्नर जनरल है जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड मेयो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे जिनकी मृत्यु वो भारत में हुई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। इसके बाद में हम बात करें कि आधुनिक भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो विधिवत जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। 1881 में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय भारत में आधुनिक जनगणना की विधिवत शुरुआत हुई थी। इसके बाद में आजादी के बाद की हम बात करें तो आजादी के बाद 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। इसके बाद में कई बार पूछा था जातिगत आधारित भारत की पहली जनगणना 1931 में हुई थी। और वर्तमान जो आपकी जनगणना है 2011 की जनगणना वो जातिगत आधारित भारत की दूसरी जनगणना है। वर्तमान जनगणना के बारे में हम बात करें तो यह विधिवत रूप से 15वीं जनगणना है। आजादी के बाद में यह 7वीं जनगणना है। और शताब्दी के अनुसार हम बात करें तो शताब्दी के हिसाब से यह भारत की दूसरी जनगणना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रांता कौन था? यानी वह कौन था जिसने भारत पर सबसे पहले सफल यानी अरब आक्रांता जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया और वो सफल हुआ? ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और इनमें से कोई नहीं। तो भारत पे सबसे पहले अरब आक्रमण करने वाला सफल अरब आक्रमण करने वाला जो सेनापति था उसका नाम था महमूद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। सिंध प्रांत पे इसने आक्रमण किया था और यहाँ के शासक
दाहिर सेन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? दाहिर सेन को पराजित किया था। जब महमूद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण के बाद में जब इसने दाहिर सेन को पराजित करने के बाद में इसने दाहिर सेन की दो पुत्रियां सूर्या और परमार, ये पुत्रियों का नाम क्या था? सूर्या और परमार। सूर्या और परमार को इसने बंदी बना लिया और बंदी बना करके इनको ईरान भेजा था। जैसे ही सूर्य और परमार को ईरान के शासक के दरबार में पेश किया जाता है तो उन्होंने अपने इज्जत की रक्षा के लिए एक बात वहां पे बोली थी कि हमारे भारत में देवताओं के मंदिर में ताजा और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। जो फूल आपके सामने हैं वो मुरझा चुके हैं, इनका पहले उपयोग हो चुका है। यह बात सुनकर के ईरान के शासक ने महमूद बिन कासिम को वैसे की खाल में मंड करके वापस बुलाया था भारत से। और जैसे ही भैंसे की खाल में मंड करके महमूद बिन कासिम को यहाँ से वापस ले जाएगा तो बीच रास्ते में महमूद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले सफल अरब आक्रमण करने वाले आक्रांता का नाम है महमूद बिन कासिम। आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। किस राज्य पे किया था? सिंध प्रांत पे किया था। शासक का नाम क्या था? दाहिर सेन। अगले पर्सन के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, थोड़ा सा इजी भी है लेकिन सोचने वाला पर्सन है। चार ऑप्शन जो आपके सामने है इनमें से किसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को या बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखें, महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसे कहा जाता है, जो एक सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। याद रखें, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और अगला है राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति, तो याद रखें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखने वाली बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या फिर वो मनोनीत सदस्य हो। यह आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आरबीसी का कार्य होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। इनका कार्य क्या होता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का थक्का बनाना या उपरोक्त सभी। देखो, ब्लड जो होता है, ब्लड में तीन प्रकार की कार्सेल्स होती हैं। कितने प्रकार की कार्सेल्स होती है? तीन प्रकार की। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। तीन प्रकार की कार्ड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्ड सेल्स, हिंदी में आप लिख सकते हैं लाल रुधिर कणिका। 2 नंबर होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। और 3 नंबर पे होती है प्लेटलेट्स, हिंदी में इसे बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। याद रखिए, आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन यानी शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो आरबीसी द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना।
शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी का जो विकास किया जाता है वो डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का पुलिसमैन भी कहते हैं। मानव शरीर का क्या कहते हैं? पुलिसमैन भी कहते हैं। क्योंकि समाज में व्याप्त जो असामाजिक तत्व हैं, समाज में व्याप्त असामाजिक तत्वों से लड़ने का काम पुलिस का होता है, और शरीर में प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का पुलिसमैन भी कहते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स या बिंबाणु का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। चोट लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपका जहाँ पे चोट लगी है वहां से रक्त बहना बंद हो जाता है। वहां पे रक्त बहना जो बंद हो जाता है, जो क्लोटिंग जो होती है, वो क्लोटिंग करने का काम या रक्त का थक्का बनाने का काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में उल्लेखित है? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में।